नमस्कार। इंडिया डिबेट में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आशुतोष पाठक। दोस्तों, मुंबई से इतनी खतरनाक खबरें आ रही हैं और आज मैं आपके सामने एक ऐसे चीज का जिक्र करने जा रहा हूं जो आपको सोचने पर मजबूर कर देगा कि रसूखदार लोग कुछ भी कर लें तो उनके ऊपर कोई गाज नहीं गिरती है। वो एक शेर, अब बड़ा मशहूर शेर है, आप सुने होंगे, आप सबको मालूम भी होगा, मैं दोहरा देता हूं। मैं आह भी भरता हूं तो हो जाता हूं बदनाम, वो कत्ल भी करते हैं तो चर्चा नहीं होती। गरीब लोगों की कोई जिंदगी नहीं है, आम लोगों की कोई जिंदगी नहीं है। स्टार, बड़े नेता, बड़े अधिकारी, बड़े बिजनेसमैन, फिल्म स्टार, स्पोर्ट्स स्टार, जो भी सेलिब्रिटी बन जाते हैं, वो कोई भी गलती करके निकल जाए, उसकी कोई सुनवाई नहीं होती। दोस्तों, क्या आप कल्पना कर सकते हैं, मुंबई पुलिस शुरुआत में एक शाहिद नाम के व्यक्ति को गिरफ्तार करती है। फिर एक और व्यक्ति को छत्तीसगढ़ से गिरफ्तार करती है और आखिर में शरीफुल इस्लाम को गिरफ्तार करती है। लेकिन जो दूसरा शख्स था, जिसको पुलिस ने छत्तीसगढ़ से गिरफ्तार किया, वो व्यक्ति बोलता रहा कि साहब, आप मुझे किस रूप में क्यों गिरफ्तार कर रहे हैं। पुलिस ने उनकी एक भी नहीं सुनी और उन्हें कस्टडी में ले लिया। न सिर्फ कस्टडी में लिया, वरन की मीडिया के सामने प्रचारित किया कि हमने सैफ के हमलावर को गिरफ्तार कर लिया है। उसकी तस्वीर मीडिया में चलनी शुरू हुई, उसके वीडियो मीडिया में चलने शुरू हुए, किस प्रकार से पुलिस उसे दबोच रही है, जबरदस्ती पुलिस वैन में बिठा रही है, फिर उसे थाने ला रही है, फिर उसे डिपोर्ट किया जा रहा है। ये सारी बातें, ये सारे वीडियो मीडिया में चलने शुरू हो गए। क्या किसी ने इसकी परवाह की? जो कुछ भी पुलिस कहती रही, आम जन, हम और आप उसी को स्वीकार करते रहे। वो व्यक्ति आकाश कनौजिया नाम का व्यक्ति था, जो वेस्टर्न रेलवे के किसी कॉन्ट्रैक्टर के यहां ड्राइवर था। और जब इस व्यक्ति ने गिरफ्तारी के बाद अपने मालिक से बात करने की कोशिश की, तो मालिक ने कहा कि तुम्हारी मैं कोई मदद नहीं कर सकता हूं, तुम्हारे तो चर्चे टेलीविजन पे हो रहे हैं, तुमने सैफ अली खान जैसे महान व्यक्ति के ऊपर हमला कर दिया है, इतने बड़े एक्टर के ऊपर, और इसकी चर्चा हो रही है, मैं इसमें तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता हूं। आकाश गिड़गिड़ाता रहा, आकाश कहता रहा कि साहब, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, आप मेरी बात सुन लीजिए। मालिक ने नहीं सुनी। पुलिस आकाश की इस तस्वीर को पूरी दुनिया में प्रचारित करती रही, प्रसारित करती रही, पीठ थपथपाती रही कि मैंने इस व्यक्ति को ट्रैक किया है। मुंबई पुलिस ने ट्रैक किया और अब मुंबई पुलिस की गिरफ्त में आकाश कनौजिया है, जो सैफ अली खान का हमलावर है। एक दो दिन के बाद आकाश कनौजिया की बात अपनी दादी से होती है।
और दादी ने कहा कि बेटा, तुम्हारे लिए जो शादी की बात चल रही थी, लड़की वाले ने आगे बात करने से मना कर दिया है। लड़की वाले को शक हो गई है कि तुम इस घटना में शामिल हो और उसने शादी की बात को आगे बढ़ाने से मना कर दिया है। अब आप कल्पना कीजिए, सैफ और करीना के बीच का यह झगड़ा है और आज मुंबई पुलिस एक आकाश कनौजिया की जिंदगी को तो तबाह किया ही, इसके पहले शाहिद की जिंदगी को तबाह करने ही वाला था और वो बाल बाल बच गया। अब जो जिंदगी तबाह हो रही है वो शरीफुल शहजाद की हो रही है। शरीफुल शहजाद को साबित करने के लिए कि यही असली हमलावर है, पुलिस तमाम तरह के तिकड़म कर रही है। मैंने आपको पहले भी बताया है कि मुंबई पुलिस की बेशर्मी की कहानी 1992 के पहले से शुरू होती है। उसके पहले हो सकता है कि पुलिस में कुछ साफगोई हो, लेकिन 90 के दशक में जो मुंबई पुलिस बदनाम हुई, उस बदनामी का एक प्रकार से उसकी बोरी वो आज तक ढो रहा है, उसकी गठरी वो आज तक ढो रहा है। और गठरी ढो नहीं रहा है बल्कि बदनामी में संलिप्त है। आपने देखा होगा कि जब अनिल देशमुख गृह मंत्री थे तो परमबीर सिंह ने यह आरोप लगाया कि गृह मंत्री ने उन्हें 100 करोड़ रुपए, मुंबई पुलिस को 100 करोड़ रुपए अकेले मुंबई से उगाही करने का फरमान दिया था। और इसीलिए सचिन बाजे जो गिरफ्तार हुआ है एंटीलिया केस में, एंटीलिया केस क्या है यह आपको मालूम होगा, मुकेश अंबानी का घर है एंटीलिया, और एंटीलिया के बाहर ही एक स्कॉर्पियो गाड़ी पार्क किया गया था जिस गाड़ी से कुछ विस्फोटक सामान बरामद हुए थे। और वो विस्फोटक सामान कहा गया कि ये मुंबई पुलिस की संरक्षण में रखा गया था और कोई विस्फोटक व्यक्ति वहां कोई दूसरा विस्फोट करने के लिए नहीं गया था विस्फोटक सामग्री लेकर के। ये मुंबई पुलिस थी जो विस्फोटक को प्लांट कर रही थी मुकेश अंबानी को डराने के लिए कि तुम्हारे घर के बाहर में ब्लास्ट हो सकता है, तुम्हारी जान खतरे में है। और उसका असर देखिए क्या हुआ। उसका असर यह हो गया है कि मुकेश अंबानी ने अपना सारा कुछ ऑलमोस्ट शिफ्ट कर लिया है दुबई में। रिलायंस का अब सिर्फ एक नाम है यहां पे। रिलायंस का मेन हेडक्वार्टर अब एक प्रकार से दुबई जा चुका है, दुबई शिफ्ट कर चुका है मुकेश अंबानी अपने सारे सेटअप को। क्यों? उनको लगा कि शायद दुबई उनके लिए अधिक सुरक्षित है बजाय मुंबई के, क्योंकि जो उनके अपने हैं अगर वो इस तरह की साजिश कर सकते हैं और हमसे एक्सटॉर्शन मांगा जा सकता है तो किस पर भरोसा किया जाए। ये आरोप हम और आप नहीं लगा रहे हैं, ये आरोप तब के मुंबई पुलिस कमिश्नर परमबीर सिंह लगा रहे हैं कि उस वक्त के जो गृह मंत्री थे अनिल देशमुख, जो एनसीपी शरद पवार, अब तो एनसीपी शरद पवार कहें आप, एनसीपी के गृह मंत्री थे। और हमें कई बार शरद पवार जी के यहां, उद्धव ठाकरे जी के यहां बुलाया जाता था और इस तरह के कुछ कुछ आदेश दिए जाते थे कि हमें क्या करना है। वो किसी भी प्रकार का आदेश होता होगा, किस चोर को छोड़ना है, किस गुंडे को छोड़ना है, किस चोर को पकड़ना है, किस गुंडे को पकड़ना है, ये सारे फरमान दिए जाते थे। कहां से उगाही होगी, ये सारी बात, मतलब उनके कहने का मतलब यही था कि हमको वो लोग बुलाते थे और आदेश देते थे, डिक्टेट करते थे और उसी के आधार पर हमको मुंबई पुलिस को चलानी पड़ती थी। ये परमबीर सिंह कह रहे हैं। ये परमबीर सिंह ने ही कहा कि अनिल देशमुख के ही इशारे पे सचिन बाजे ने वहां पे गाड़ी को प्लांट किया और उसमें विस्फोटक सामग्री लेके गया। जो रक्षक है
वही भक्षक हो रहा है। इस पुलिस पर आप कैसे भरोसा करेंगे? और उस पुलिस के साथ अगर कोई एक्टिंग करने वाला मिल जाए, साठ-गांठ कर ले, तो जो पहले से एक्टर बड़ा है और दूसरा एक्टर और एक्टिंग करता रहा है, 2 एक्टर का मिलन होगा तो फिल्म तो सुपरहिट होगी ही। सैफ करीना के मामले में सुपरहिट फिल्म बनाई जा रही है और सुपरहिट फिल्म के किरदार इस बार सैफ करीना भी हैं और उनका जो साइड रोल प्ले कर रहा है वो मुंबई की पुलिस कर रही है। लेकिन इस सुपरहिट फिल्म में कितनी जिंदगियां बर्बाद होंगी ये कहना मुश्किल है। एक जिंदगी बर्बाद हो चुकी है। शरीफुल शहजाद की जिंदगी पूरी तरह से नरक बनने वाली है, बना दिया गया है। उसको डंडे के बल पर उसका कबूलनामा कराया गया है। डर से, खौफ से उस व्यक्ति ने डर कबूल कर लिया है। मैंने आपको कल भी कहा था कि अगर पुलिस को किसी को गिरफ्तार करनी ही है तो वो सैफ अली खान और करीना कपूर है। करीना कपूर को पहले गिरफ्तार करें, करीना कपूर का पहले इंक्वायरी शुरू करें। और कल मेरी अपने सीनियर पुलिस ऑफिसर फ्रेंड से मेरी बातचीत हो रही थी। मैंने जब उनसे पूछा कि ये केस तो कहीं जाता हुआ दिखाई नहीं पड़ रहा है क्योंकि फिंगरप्रिंट के सारे रिपोर्ट्स आ गए हैं और फिंगरप्रिंट के जो रिपोर्ट हैं वो मैच नहीं कर रहे हैं जिसको आरोपी को पकड़ा गया है, तो ये तो बात साबित हो गई। फिर टाइमिंग को लेकर के जो इन्वेस्टिगेशन है वो कुछ और दिशा में जा रहा है। अफसर जैदी कैमरा पर आकर के कुछ भी बोलने से के लिए तैयार नहीं है। अफसर जैदी को जब रिपोर्टर्स उनको फॉलो कर रहे हैं, उनको पूछ रहे हैं कि भाई आपने 4:11 पे कैसे एंट्री कराई, क्या 4:11 पे सैफ हॉस्पिटल पहुंचते हैं, तो अफसर जैदी कुछ भी कहने से इनकार कर दिया। भाई इसमें नहीं कहने की बात क्या है, कोई तो बताए। अफसर जैदी से एक रिपोर्टर पूछ रहा है कि आप सैफ अली खान को कितने बजे हॉस्पिटल लीलावती लेकर के आए थे। उन्होंने कहा कि मैं लेके नहीं आया था, लेके तो कोई और आया था। मैंने एडमिनिस्ट्रेटिव फॉर्म पे दस्तखत किए हैं। जो वहां का फॉर्मेलिटीज है लीलावती हॉस्पिटल के एडमिशन का, उस फॉर्मेलिटीज में मैं सिग्नेटरी हूं। मैंने सिर्फ हस्ताक्षर किए हैं। बड़ी अच्छी बात है साहब, आपने सिर्फ हस्ताक्षर किए हैं, तो ये आपको बोलने में क्या जा रहा है कि मैं वहां कितने बजे पहुंचा, कब किसका फोन आया, ये क्यों नहीं बोल रहे हैं आप? नहीं बोल रहे हैं क्यों? इनको डर लग रहा है कि हमारे स्टेटमेंट को मीडिया तोड़ मरोड़ कर पेश करेगी। अरे स्टेटमेंट को तोड़ मरोड़ के पेश करने की जरूरत नहीं है। टूटा हुआ स्टेटमेंट ही आप दे रहे हैं जिसको मीडिया डिकोड करने की कोशिश कर रही है। मीडिया को कुछ भी नहीं पड़ी है। आपका स्टेटमेंट जैसे ही आपके जुबान से ये बात आई कि साहब हमने एडमिनिस्ट्रेटिव फॉर्म के ऊपर सिर्फ साइन किया है, इसी से बात पता चल गई कि आप असली आवेदन करता है एडमिशन का। वहां कोई तैमूर नहीं है, वहां कोई इब्राहिम खान अली खान नहीं है, वहां करीना खान भी नहीं है। स्पष्ट हो गया कि कोई अफसर जैदी नाम का व्यक्ति है जिन्होंने एडमिशन करवाया है और अफसर जैदी का अब रिश्ता जरूर निकाला जाएगा। तो फिर इससे बच क्यों रहे हैं आप? मीडिया निकालेगी, मीडिया तो तह तक पहुंचेगी, हमें आप कैसे रोक लेंगे साहब? हम तो आपसे पूछेंगे कि 2:33 के चोर के जाते हुए का फुटेज है और 4:11 पे हॉस्पिटलाइजेशन होता है, तो इसमें सही वक्त क्या है सैफ अली खान के हॉस्पिटल पहुंचने का? और फिर ताजा रिपोर्ट यह आ जाती है कि जो फिंगरप्रिंट है वो जो आरोपी गिरफ्तार किया गया शरीफुल शहजाद उनसे मैच नहीं कर रहा है। तो जब फिंगरप्रिंट मैच नहीं कर रहा है तो ये कोर्ट में स्टैंड कैसे करेगा? मैंने कल भी आपको बताया था कि शिनाख्त परेड में आपने पहले ही शरीफुल शहजाद का फोटोग्राफ लीक कर दिया है। परिवार वाले जान गए हैं कि फलां व्यक्ति है, इनको पहचानना है जाकर के। तो पहचान तो पहले ही हो गई, तो शिनाख्त परेड भी बोगस हो गया। पुलिस बार बार फंसती जा रही है, बार बार फंसती जा रही है। एक झूठ
अपने झूठ को छिपाने के लिए पुलिस इनोसेंट जिंदगियों को तबाह कर रही है, बर्बाद कर रही है। ये कब तक मुंबई पुलिस आपका ये खेल चलता रहेगा? ये सभी मीडिया के लोग आपसे पूछेंगे। हाँ, वो दलाल मीडिया नहीं पूछेगी जिसको आप ब्रीफ करते हैं और जिसका आपसे साठगांठ है, जो आपके पेरोल पर है, जिसको मुंबई पुलिस हफ्ता पहुंचाती होगी कि मेरी इस खबर को दबा दीजिए, हफ्ता पहुंचाती होगी, पत्रकार लेते हैं। ये बात किसी से छिपी है क्या? पूरी दुनिया जानती है। देश के हर हिस्से में पुलिस लोगों को ठगती है और पुलिस को पत्रकार ठगते हैं। यह बात सर्वविदित है, ये छिपी हुई बात नहीं है। कोई कहता होगा, हम लोग कह रहे हैं। हम आप कहेंगे नहीं, इसका सबूत क्या है? अरे सबूत क्या है? कुछ बातों का सबूत यूं ही हो जाता है, उसमें कहने की जरूरत नहीं है। पुलिस पत्रकारों को पालने का काम करती है, पत्रकारों को मिला करके चलती है, पत्रकारों को कहती है पुलिस की जरा आप मेरी इस रिपोर्ट को दबा दें, जरा मेरे ऊपर दया रखें, ख्याल रखें। साहब, मैं दिल्ली में बहुत सारे पुलिस वालों को जानता हूं जो पैनी खबर, तिरछी नजर, इस तरह के जो टेबलॉइड न्यूज़पेपर हैं उनसे मारे मारे फिरते हैं। छोटे छोटे माइक लेकर के पहुंच जाते हैं पत्रकार और कहते हैं कि साहब ये आपने कर दिया, मैंने स्टिंग कर लिया है आपका। वो ब्लैकमेल भी करते हैं। तो इस तरह के मीडिया वाले जो मीडिया के नाम पर अपराध कर रहे हैं, सच्ची बात, सही खबर जनता तक पहुंचाने की जिम्मेदारी मीडिया की है, वो अपनी जिम्मेदारी से बचे जा रहा है। इसलिए न सिर्फ सैफ अली खान बल्कि मुंबई पुलिस और साथ साथ वो दलाल पत्रकार ऐसे लोगों की जिंदगी को तबाह करने पर लगे हुए हैं। सारे के सारे एविडेंस, सारे के सारे एविडेंस मुंबई पुलिस की झूठ को उजागर कर रहा है और मुंबई पुलिस को कोई शर्म नहीं आ रही। सारे एविडेंस झूठ उजागर कर रहे हैं। फर्स्ट फ्लोर नहीं चढ़ के गया, डक्ट से गया, फिर फर्स्ट फ्लोर से 10 फ्लोर तक गया, फिर डक्ट का सहारा ले लिया। अजीब कहानी बना रहे हैं, अजीब कहानी। जो बाथरूम है उसमें कोई व्यक्ति बाथरूम से बाहर निकल ही नहीं सकता है और उस घर में हमलावर को लॉक कर दिया है। उनके मेड ने, सैफ और करीना के मेड ने हमलावर को जहांगीर के कमरे में लॉक कर दिया है और जहांगीर के बाथरूम से वो निकल के भाग ही नहीं सकता है। ऐसी स्थिति है, लेकिन उन्हें भगा दिया साहब। 11वीं फ्लोर से फिर वो 10 फ्लोर पर आएगा और अगर उतरना ही है साहब तो पूरे नीचे डक्ट से उतर जाता, लेकिन डक्ट से फिर वो किसी रोशनदान से वो 10वीं फ्लोर पर पहुंचता है, 10वीं फ्लोर के इमरजेंसी सीढ़ी पे, और फिर 10वीं फ्लोर के इमरजेंसी सीढ़ी से 6th फ्लोर होता हुआ जहां वो कैमरे में कैच हो जाता है, फिर 6th फ्लोर होता हुआ फिर वो फर्स्ट फ्लोर पर आता है, फिर फर्स्ट फ्लोर पे वो एक प्रकार से एग्जिट कर जाता है नीचे जाने से और वो वहां रूट ले लेता है, दूसरा रूट ले लेता है, फिर डक्ट का रूट लेता है, फिर रोशनदान से फिर वो पार होता है और फिर रोशनदान से पार होकर के फिर पीछे की तरफ जाकर के निकल जाता है और फिर दीवाल को लांघ करके वो बाहर चला जाता है साहब। ऐसी स्टोरी पुलिस ने बना दी और ऐसी स्टोरी, अब ये स्टोरी तो सैफ और करीना नहीं बता सकते। सैफ करीना तो बता नहीं सकते क्योंकि सैफ करीना ने देखा नहीं है भागते हुए। सैफ करीना कह नहीं सकते हैं। अगर सैफ करीना से यह पूछा जाए कि आपने भागते हुए चोर को देखा, तो ये दोनों कहेंगे मैंने भागते हुए नहीं देखा। किधर से चोर भागा? इमरजेंसी स्टेयर से गया, लिफ्ट से गया या डक्ट से गया? 10वीं फ्लोर पर फिर सीढ़ी पे आ गया, फिर 10वीं फ्लोर से फर्स्ट फ्लोर तक सीढ़ी से गया, फिर फर्स्ट फ्लोर से उसने डक्ट का सहारा लिया। क्या यह जानकारी सैफ करीना को है? नहीं है। यह जानकारी किसने दी? मुंबई पुलिस ने दी। यह स्टोरी किसने बनाई? मुंबई पुलिस ने बनाई। तो स्टोरी मुंबई पुलिस बना रही है, उन सारी स्टोरी को सैफ करीना को स्वीकार करना मजबूरी है, क्योंकि अगर सैफ करीना उनकी स्टोरी को स्वीकार नहीं करेगी तो यह स्थापित नहीं हो पाएगा कि सैफ के ऊपर हमला करने वाला बाहर का था, इंट्रूडर था, कोई घर का आदमी नहीं था। तो फिर बचेगी कैसे करीना? लेकिन करीना ना अस्पताल जाती है एडमिट कराने के लिए, ना लेने जाती है जब वो रिलीज हो रहे हैं। लेकिन करीना
से कोई सवाल नहीं हो रहा है। पहले एक थ्योरी ये चलाई गई कि इब्राहिम का बहुत तगड़ा लड़ाई चल रहा है बाप बेटे में, रिश्ता खराब करने के लिए। नौजवान है, हो सकता है कि बाप से ही, बेटे से ही हमला करवा दिया हो, तो बेटे से हमला नहीं हुआ। एक बहुत इंपॉर्टेंट खबर जो पुलिस के हवाले से नहीं, हमारे सूत्र बता रहे हैं कि सैफ अली खान के बारे में कह रहे हैं कि वो बड़े अच्छे इंसान हैं सैफ अली खान। क्यों भाई? सैफ अली खान की जो पहली शादी हुई थी अ, अमृता सिंह से, और वो किस हालत में हुई थी आपको मालूम होगा कि एक पहली मूवी थी, वो साथ कर रहे थे, मूवी में दोनों करीब आए, दोस्ती हुई। एक दिन सैफ अली खान ने कहा कि हम लोग डिनर पे चलते हैं, इन्होंने कहा कि मैं डिनर पे जाती नहीं हूँ बाहर, तो सैफ उनके घर चले गए और उनके यहाँ 2 दिन रुके, और इस बीच में नजदीकियां बढ़ी और उसके बाद फिर इनको शादी करनी पड़ी। वो एक कहानी है जो आप सबको मालूम है। तो अमृता सिंह के साथ इनकी शादी हो गई, बेइंतहा मोहब्बत करते थे, ये शादी लंबी चली, 90s में शादी हो गई थी, और 12 साल बड़ी हैं सैफ अली खान से अमृता सिंह। 12 साल, 5 साल 6 साल नहीं, 12 साल बड़ी हैं। 12 साल बड़ी वाइफ को उन्होंने बड़े ठीक से एक प्रकार से संभाल के रखा, और ये शादी 2005 तक चली। 2005 तक सैफ बाद में कहते हैं कि उनको अपमानित किया जाने लगा अपनी पत्नी की तरफ से, कि हम अनसक्सेसफुल हैं, हम कुछ नहीं कर सकते हैं, हम नाकारा हैं। ऐसी स्थिति में मेरे पास कोई चारा नहीं था, और एक समय तो ऐसा भी आया कि उन्होंने हमें घर से निकाल दिया। ये सैफ का आरोप है। अब इसमें कितना दम है मुझे नहीं मालूम, आप लोग जानते होंगे, ये स्टोरी आप लोगों को पता है। लेकिन लोग कहते हैं कि सैफ अपनी पत्नी को, उस वक्त भी अपनी पत्नी को प्यार करते थे, और उनके ऊपर कभी लड़ाई झगड़े जो भी होता था वो सुन लेते थे। अब सैफ के साथ ये बदनसीबी है सैफ की जो दूसरी पत्नी है, क्या वो पत्नी की जो स्टोरी है वो बहुत इंटरेस्टिंग है। जब इनका डिवोर्स हो जाता है और करीना खान से शादी होती है, करीना कपूर से शादी होती है, तो मैंने आपको पहले भी बताया था कि ये शादी, इस शादी के पीछे पैसा एक महत्वपूर्ण फैक्टर है, और करीना की माँ पैसे को लेकर के काफी कंजर्वेटिव रही हैं। तो उनका ये अप्रोच था कि मेरी बेटी की शादी वहीं हो जो पैसे वाला हो। उन्होंने ये नहीं देखा कि वो कैसा है। तो एक समय में जब पहला जो डिवोर्स होता है, और उसकी जो लायबिलिटी है कि जो अब्राहम है और सारा है, उसको 18 वर्ष तक उनकी सारी जिम्मेदारी, सारी फाइनेंशियल जिम्मेदारी जो है वो सैफ अली खान को निभानी थी, और वो निभा भी रहे थे। लाख रुपए महीने का पता नहीं क्या मिला हुआ था, और उनको 5 करोड़ रुपए देने थे, जिसको 2.5 करोड़, उस वक्त 2.5 करोड़ रुपए वो देख चुके थे, और भी देने थे। उस वक्त उन्होंने कहा कि साहब मैं शाहरुख खान नहीं हूं, ये एक स्टेटमेंट आया बाजार में कि मैं शाहरुख खान नहीं हूं, मैं पैसे वाला नहीं हूं। अब आप कल्पना कीजिए, सैफ अली खान कह रहे हैं अपनी वाइफ को कि मैं शाहरुख खान जैसा एक्टर नहीं हूं जो बहुत पैसा कमा रहा हूं, तो मेरे पास लिमिटेड पैसे हैं, और उसी पैसे से मैं तुम्हारा देखभाल कर सकता हूं। तो एक तरफ तो अमृता सिंह, तो खैर मुझे नहीं मालूम कि अमृता सिंह पैसे के लालच में गई थी। करीना तो पैसे का एक लालच जरूर था, प्रेम भी होगा, लेकिन पैसे का लालच एक प्राइमरी लालच था जो उनके परिवार की तरफ से आ रही थी, और उस वजह से इनकी शादी हुई थी। अब जब ये शादी आगे बढ़ी है, तो ये जो 11 और 12 फ्लोर पे की जो कहानी है, वो कहानी ये है कि करीना कपूर, अब देखिए करीना कपूर को पोर्ट्रे किया जा रहा है कि करीना कपूर बड़ी ही शानदार लेडी हैं। हो सकता है कि करीना कपूर ने अपने हस्बैंड को ये कहा हो कि सारा और अब्राहम के लिए भी आप यहीं पर घर ले लें, और वो दोनों साथ में ही रहें। और एक प्रकार से इन लोगों के बीच में बहुत ही कॉर्डियल रिलेशन है। मतलब करीना कपूर, सारा अली खान, अब्राहम और तैमूर और जहांगीर, ये जो चारों जो बच्चे हैं उनके बीच में, और जो दूसरी पत्नी है सैफ अली खान की, करीना कपूर, उनके बीच में बहुत ही कॉर्डियल रिलेशन है। ये पोर्ट्रे किया जाता रहा है, वो दिखता भी है कई बार, ये कई बार दिखता भी है। लेकिन अमृता सिंह इस बीच में कहां है? अमृता सिंह का कोई फोन, क्या जब हॉस्पिटलाइज थे तब भी गया या नहीं गया, या अमृता सिंह देखने के लिए आई या नहीं आई? वो कहते हैं कि अमृता सिंह टॉकिंग टर्म्स में तो हैं, फोन फोन पे बातचीत वगैरह तो हो जाती है, लेकिन ये दोनों मिलते नहीं हैं आपस में। अब एक तरफ तो ये सैफ अली खान का जो ये रूप आ रहा है कि महिलाओं को लेकर के उनके मन में एक इज्जत है,
ठीक है, पहली शादी नहीं चली, लेकिन जो दूसरी शादी है वो बहुत ठीक तरीके से निर्वाह करने की कोशिश वो कर रहे हैं। तो क्या पहली जो एक अक्खड़ महिला थी अमृता सिंह, दूसरी एक अक्खड़ जिद्दी महिला से उनका वास्ता पड़ गया? तो क्या ये उनके भाग्य का खेल है कि जो दूसरी बीवी हुई वो भी नकचढ़ी हैं, गुस्सैल हैं? क्योंकि ये बात अब आहिस्ता-आहिस्ता ज़ीरो इन होने लगा है कि सैफ अली खान पर का हमलावर घर का है। घर का ही घर का ही कोई ना कोई है। और घर में सैफ अली खान पे कोई मेड हमला कर दे, कोई मेल मेड हमला कर दे, तो ये बात सैफ अली छिपाएंगे, ये हो नहीं सकता है। सैफ अली बताएंगे पूरी दुनिया को। तो सैफ अगर ये बोल रहे हैं कि नहीं चोर आया और चोर से हमला हुआ है और पुलिस उसी थ्योरी को आगे बढ़ा रही है, तो पुलिस ये बात तो साबित नहीं कर पा रही है। अगर पुलिस असली चोर को नहीं पकड़ पा रही है, किसी और चोर को पकड़ के आ गई है और यही बात साबित होती है कि नहीं सैफ अली खान का हमलावर बाहर से आया हुआ है, तो पुलिस की फिर नाकामी है, फिर एक दूसरी जिंदगी बर्बाद हो रही है। अब बात को समझ लीजिए, अगर पुलिस ये बात साबित कर नहीं पा रही है कि जिसको पुलिस ने अभी गिरफ्तार किया या अभी तक जिसको डिटेन किया उसमें से कोई असली हमलावर नहीं है और सैफ और करीना की थ्योरी सच है कि कोई बाहर से चोर आया है और उसने हमला किया है, तो ये जो डक्ट के सहारे ऊपर चढ़ने और डक्ट के सहारे भागने की जो कहानी है ये पूरी फिक्सस है। अगर पुलिस ये कहानी नहीं बनाती कि साहब ऊपर से ही सीढ़ियों के सहारे से ही ये आया और सीढ़ियों के ही सहारे चला गया है और सिर्फ फ्लोर नंबर 6 पे ये आइडेंटिफाई हो सका या कैच हो सका सीसीटीवी कैमरे में, बाकी का जो कैमरा है उसकी फिर कहानी पूछी जाएगी तो वो कहानी आ नहीं रही है। भाई दूसरे फ्लोर का कैमरा काम कर रहा था या नहीं कर रहा था, ये अभी तक ये बात क्यों नहीं सामने आई है? ये बात सामने ही नहीं आई है। सैफ अली खान और करीना खान हमला के बाद क्या बाहर तक तो कम से कम आए होंगे? वो वीडियो कहां है? यही वीडियो मैंने आपको कल भी कहा था, इसके पहले भी बताया था कि सैफ अली खान करीना खान का वो वीडियो, वो सीसीटीवी फुटेज कहां है जब हमला के बाद कम से कम वो बाहर तो आए होंगे। बाहर आएंगे कैसे? अगर वीडियो पुलिस रिलीज नहीं कर रही है तो आप मान के चलिए कि वो जो बात कही जा रही है विश्वस्त सूत्रों के हवाले से कि करीना खान नशे में थी और इसीलिए उन्होंने इंस्टाग्राम से अपने पोस्ट को डिलीट किया, यह बात साबित हो जाएगी। यह बात साबित हो जाएगी कि करीना खान नशे में थी, इंस्टाग्राम के पोस्ट को डिलीट करने के पीछे यही एक राज था और यही एक राज है कि अफसर जैदी भी कहीं इस पूरे कार्यक्रम में शामिल है। अफसर जैदी क्या करीना और सैफ के साथ घर पर हैं? क्या यह पार्टी सैफ और करीना के घर पर हुई है? अफसर जैदी यकायक कैसे पहुंच जाता है? अफसर जैदी ये बात क्यों नहीं पुलिस को बता रही है या मीडिया को बता रही है कि वो अपने घर में थे, नींद में सो रहे थे, हमारी घंटी बजी फोन की, हमने फोन रिसीव किया, दूसरी तरफ सैफ थे या करीना थी, उन्होंने कहा कि एक चोर घुस आया है, उसने सैफ पर हमला कर दिया है, चोरी के इससे आया था, हम हॉस्पिटल जा रहे हैं, आप पहुंचो। उसके बाद मैं उठा आनन फानन में, गाड़ी लिया और गाड़ी पकड़ के मैं हॉस्पिटल पहुंचा। अगर हॉस्पिटल पहुंचा तो 2:33 से पहले की यह घटना होगी। इसका मतलब है कि 2:33 के पहले अफसर जैदी को फोन चला गया होगा। अगर 2:33 से पहले अफसर जैदी को फोन गया तो 4 क्यों बज गए अफसर जैदी को लीलावती हॉस्पिटल पहुंचने में? या अगर अफसर जैदी लीलावती हॉस्पिटल पहुंचते हैं 1 घंटे से 1.5 घंटे से अधिक में, इसका मतलब है कि अफसर जैदी लीलावती हॉस्पिटल से 1 से 1.5 घंटे की दूरी पर रहते हैं। मतलब यह हुआ कि वो बैंड्रा से बहुत दूर रहते हैं। रात को चलिए ट्रैफिक नहीं होगी, फिर भी उनको 1 घंटा लगता है। इसका मतलब है कि वो 1.5-2 घंटे की दूरी पर रहते हैं। इसका मतलब है कि वो कम से कम 30-40 किलोमीटर की दूरी पर रहते हैं। यह मुमकिन ही नहीं है कि 4 बजे अफसर जैदी वहां पहुंच जाए। तो क्या अफसर जैदी करीना और सैफ के साथ थे? और अगर करीना और सैफ के साथ थे तो अफसर जैदी क्या घर पर थे? और अगर घर पर थे
तो अफसर जैदी ने क्यों नहीं चोर को गिरफ्तार किया, चोर को पकड़ा, चोर को पकड़ने में मदद क्यों नहीं की? अफसर जैदी एक बहुत मजबूत एक कड़ी आ गया है और अफसर जैदी इसीलिए मीडिया के सवालों से बचना चाह रहा है, भागना चाह रहा है। पुलिस ने अफसर जैदी का स्टेटमेंट क्यों नहीं अभी तक रिकॉर्ड किया है? पुलिस ने अफसर जैदी को डिटेन क्यों नहीं किया है? क्यों नहीं डिटेन किया? 2:33 आप देखिए, वीडियो फुटेज दिखा रहा है, पुलिस दिखा रही है 2:33। इसका मतलब है पुलिस ये कंफर्म कर रही है, अगर ये, क्योंकि चोर की थ्योरी पुलिस ने दी है, मैंने नहीं दी, आपने नहीं दी कि चोर आया है। हम लोगों को तो पता चल रहा है सूत्रों से कि कोई चोर नहीं आया है, वहां अंदर का ही चोर है जिसने हमला कर दिया है। मैंने उसके बारे में भी बता दिया आपको कि ये सब की थ्योरी चल रही है, ये स्पष्ट हो रहा है। अब ये इट इज ए मैटर ऑफ डेज जब जब उनको ये बातें खोलनी पड़ेंगी। और ये भी मैंने कहा कि वो कब खोलेगी पुलिस, जब पुलिस पूरी तरह से बदनाम हो जाएगी, जब वो उनके सारे साक्ष्य उनके खिलाफ चले जाएंगे तो वो हाथ खड़े कर देंगे। और उन्होंने कहा कि साहब अब मुझे जांच में पता चला है कि इसमें तो घर के ही लोग शामिल हैं। ये बोलने वाले हैं, लेकिन वो बोलेंगे कब, इसका थोड़ा सा इंतजार कीजिए। अब देखिए कहानी क्या है। 2:33 के वीडियो फुटेज के हिसाब से चोर 2:33 के पहले ही वारदात को अंजाम दिया है। 2:33 के पहले अगर वारदात को अंजाम दिया है तो 2:33 के पहले ही अफसर जैदी को इसकी सूचना होनी चाहिए, या 2:34 पे होनी चाहिए, 2:40 पे होनी चाहिए। 3 बजे से पहले पहले निश्चित रूप से अफसर जैदी को इस बात की सूचना चली गई है। 2:33 साहब जब हमला हो गया है और हमको हॉस्पिटल जाना है, तो अफसर जैदी को तो 2:33 के पहले ही सूचना हो गई है। चलिए मान लेते हैं कि वो आनंद फानन में किसको करें, क्या करें, नहीं करें, 2-4 मिनट उसमें चला गया हो वक्त। लेकिन अगर अफसर जैदी इतना क्लोज एसोसिएट है, इतना उनका मैनेजर है, जो उनके एसेट से लेकर के तमाम तरह के बिजनेस को देखता है, तो जाहिर है सबसे पहले उन्होंने असगर जैदी को ही फोन करना उचित समझा। अफसर जैदी को फोन 2:33 से पहले हुआ है और अफसर जैदी का जो सिग्नेचर है वो 4:11 पे है। इसका मतलब एडमिशन 4:11 पे हुआ है। नीचे में गाड़ी लगी, लॉबी गया, ऊपर गया, 5 से 10 मिनट उसमें जा सकता है। आप मोटे तौर पर अगर ये मान के चलें तो 3:50 पर निश्चित रूप से लीलावती पहुंचने की टाइमिंग है। उधर पुलिस वाले, उधर डॉक्टर्स कह रहे हैं कि 2:43 पर सैफ और तैमूर वो आए हैं मेरे पास। वो जो सीईओ हैं वो कह रहे हैं 2 उस वक्त का टाइम था। पहले तो एक डॉक्टर ने कह दिया 2 बजे आए थे। अभी अलग अलग टाइमिंग हो रही है, एक डॉक्टर कह रहा है 2 बजे, फिर और उसका ऑफिशियल बयान है, स्टेटमेंट है, ये कैमरा पर है। कोई कह रहा है 2 बजे, एक कह रहा है 2:43 पे, अब ये आ गया है 4:11 पे। तो हम तो 4:11 के ही साथ जाएंगे क्योंकि ये लिखित रिकॉर्ड है, या फिर लीलावती हॉस्पिटल का जो सीसीटीवी फुटेज है उससे पता चल जाएगा। लीलावती हॉस्पिटल के सीसीटीवी के फुटेज से पता चल जाएगा कि सैफ अली खान कितने बजे आए हैं वहां पर। एंट्री में ही पता चल जाएगा, वहां तो सारी चीजें वहां कैमरे में है साहब। लीलावती हॉस्पिटल में तो पूरा का पूरा कैमरा इंस्टॉल है पूरे पूरे फ्लोर पे, हर जगह। तो वहां लीलावती हॉस्पिटल में के सीसीटीवी फुटेज से पता चल जाएगा कि एग्जैक्ट टाइमिंग क्या है। तो वो टाइमिंग को कोरिलेट कीजिए और फिर अफसर जैदी की कहानी को कोरिलेट कीजिए। अफसर जैदी एक मजबूत तार है। अफसर जैदी पर क्यों नहीं बात हो रही है? बात ही नहीं हो रही है। अफसर जैदी अफसर जैदी पहले कहां आए? क्या वो सीधे हॉस्पिटल पहुंचे हैं, या अफसर जैदी जो अपार्टमेंट है वहां पहुंच के गए हैं? और अगर अपार्टमेंट पहुंच के गए हैं तो अफसर जैदी ऑटो से क्यों नहीं गए हैं? अफसर जैदी अपनी गाड़ी में बिठा के क्यों नहीं गए हैं? इसका मतलब है कि अफसर जैदी डायरेक्टली हॉस्पिटल पहुंचे हैं। डायरेक्टली हॉस्पिटल पहुंचे हैं तो अफसर जैदी कितनी दूरी पर रहते हैं, ये टाइमिंग का लोचा पता चल जाएगा 2 मिनट में। टाइमिंग के जो झंझट हो रहे हैं, इस टाइमिंग की सारी जानकारी पता चल जाएगी अगर अफसर जैदी को इंटरोगेट करना शुरू करे। फिंगरप्रिंट के नहीं मिलने से आकाश कनौजिया जैसी स्थिति होगी शरीफुल शहजाद की भी, ये मैं दावे के साथ कह रहा हूं। एक और जिंदगी तबाह होगी, और शरीफुल शहजाद की जिंदगी तो और तबाह हो गई, वो बेचारा बांग्लादेशी पकड़ा गया।
उसको अब पता नहीं है बांग्लादेशी है नहीं है, उनको जबरदस्ती कह दिया कि तुम्हारा आधार कार्ड नहीं है, तुम गलत लेकर के आए थे। अब कैसे आया था, क्यों आया था, वो बेचारा बता नहीं पाएगा। वो इंडियन है या बांग्लादेशी है, बांग्लादेशी की तो बात हो रही है कि बांग्लादेश का है, वो उसके पिता कंफर्म कर रहे हैं। अब वो इलीगल तरीके से आया है, लेकिन वो फंस गया। लेकिन वही चोर है, ये साबित नहीं कर पाई है पुलिस अभी तक। इसलिए उसे संदेह तो देना ही पड़ेगा, संदेह देना ही पड़ेगा। हाँ, ये बात है कि अब पुलिस जो थ्योरी दी है कि डक्ट के सहारे से आया और गया, और स्टेयर केस का कोई सीसीटीवी फुटेज सिर्फ सिवा 6 फ्लोर के कोई काम नहीं कर रहा था, और सैफ करीना का भी कोई फोटो नहीं आया है, कोई वीडियो नहीं आया है, घर का भी कोई सीसीटीवी फुटेज का कुछ भी नहीं आया है। तो ऐसी परिस्थिति में पुलिस शरीफुल शहजाद को साबित करने की पूरी कोशिश करेगा कि साहब यही चोर था, यही डक्ट से ऊपर नीचे करके ये भागा है और इसी ने हमला किया है। और सैफ और करीना खुद को बचाने के लिए शरीफुल शहजाद की बलि ले लेंगे। जैसे पुलिस ने आकाश कनौजिया को तबाह कर दिया, उनकी शादी टूट गई, उनकी नौकरी चली गई। अब और बात है कि सारे लोग अब उनको निर्दोष साबित कर रहे हैं, तो हो सकता है बेचारे को नौकरी मिल जाए, हो सकता है बेचारे की शादी हो जाए। लेकिन हमने अपने एक साइकियाट्रिस्ट दोस्त से बात करने की कोशिश की, डॉक्टर दोस्त से। हमने पूछा, साहब कि इस तरह की जो घटना होती है जिसमें कि आप व्यक्ति अपने काम में मशगूल है, अपने काम में जा रहा है, और यकायक पुलिस उसको दबोचती है और एक ऐसे हीनियस क्राइम में दबोचती है जिसके बारे में वो कल्पना भी नहीं कर सकता है, दूर दूर तक सोच नहीं सकता है। अगर ऐसे केस में पुलिस उठाती है, बाद में वो बरी भी हो जाए, तो उसके स्टेट ऑफ माइंड पे क्या इंपैक्ट होता है। साइकियाट्रिस्ट ने कहा कि साहब ये इंपैक्ट उनको जिंदगी भर रहेगा, बहुत मुश्किल होगा इस इंपैक्ट से उस शख्स को बाहर आना। और आकाश कनौजिया को आज भी लगता होगा कि मैं कोई अपराधी तो नहीं हूं, कब मुझे कौन गिरफ्तार कर लेगा। खुशी तो हुई होगी उसकी जब उसको पुलिस ने छोड़ा होगा कि नहीं भाई तुम्हारी उसमें संलिप्तता नहीं है। लेकिन अगर शरीफुल शहजाद को पुलिस साबित नहीं कर सकी और उसको जिस तरीके से टोपा पहना करके उसको पुलिस ले जाती है धक्के मार करके, तो वो किस स्टेट ऑफ माइंड में होगा। आप फर्ज कीजिए, अगर शरीफुल शहजाद को पुलिस साबित नहीं कर सकी, सिर्फ अगर उसका यही अपराध है कि वो इलीगल बांग्लादेशी है, तो ठीक है, इलीगल आए हो, डिपोर्ट कर दो साहब, या उसकी जो सजा हो सकती है भारत के कानून के सिलसिले में, आप उसे वो सजा दे सकते हैं, उसके लिए तो मेंटली प्रिपेयर्ड है। लेकिन पुलिस ये कहानी बना रही है कि अपने डॉक्यूमेंट पूरा करने के लिए वो पैसे मांग रहा था और पैसे 1 करोड़ मांगने लगा। ये टोटल झूठ ही झूठ है। अपने डॉक्यूमेंट बनाने के लिए उसके पास पैसे नहीं थे, इसलिए वो चोरी का रास्ता अख्तियार कर लिया, और चोरी का रास्ता अख्तियार किया तो साहब ये 11th 12th फ्लोर पर पहुंच गया, और उसको ये पता नहीं था 11th 12th फ्लोर पर कि ये मशहूर एक्टर और एक्ट्रेस का घर है। और पैसा कितना चाहिए उसको, तो आधार कार्ड बनाने के लिए पैसा चाहिए। अब आप सोचिए, आधार कार्ड, अपना एड्रेस प्रूफ बनाने के लिए उसको कुछ पैसे की जरूरत थी। वो तो किसी से दोस्ती से भी मांग सकता था, या कुछ भी कर सकता था, या कोई कमा करके कर सकता था। अभी तो उसको पुलिस पकड़ नहीं रही थी आधार कार्ड के बिना। तो पुलिस ने बताया कि उसको अपने डोमिसाइल के लिए, भारत के नागरिक होने का जो एक डॉक्यूमेंट चाहिए, उसके लिए आधार कार्ड हो या कुछ और वोटर आई कार्ड हो या कुछ भी, जो कुछ भी होता है, उसके लिए जितने आइडेंटिफिकेशन के लिए जो पेपर्स बनाने थे, उसके लिए उनको पैसे चाहिए, और इसके लिए उसने 1 करोड़ का डिमांड कर दिया। ये टोटल बोगस आर्गुमेंट पुलिस के तरफ से आ रहा है। और कुल मिलाकर के ये जो जिंदगी है शरीफुल शहजाद की, वो तहस नहस हो जाएगी। इलीगल है, ठीक है, वो इलीगल बांग्लादेशी है, इमिग्रेंट है, आप उसको डिपोर्ट कर दीजिए साहब। आप आगे पकड़ा, ऐसे लाखों लाखों इलीगल बांग्लादेशी इस देश में काम कर रहे हैं,
लाखों इलीगल बांग्लादेशी, आपने कितनों को डिपोर्ट किया? अभी दिल्ली में पॉलिटिकल मुद्दा बना रही है सरकार कि इलीगल बांग्लादेशी आ गया, इलीगल बांग्लादेशी आ गया। तो डिपोर्ट कितनों को किया आपने? आपके पास गृह मंत्रालय है, आपके पास डेटा है, आप ये चुनाव के पहले ढूंढ रहे हैं टॉर्च लेकर के कहां बांग्लादेशी है, कहां बांग्लादेशी है। तो आप पकड़ लीजिए उनको साहब, आपके पास डेटा है पूरा। आप सुनिए, हमारे एक मित्र हैं जिन्होंने एक फिल्म बनाया था इलीगल बांग्लादेशी के ऊपर 2005-6 में। उन्होंने ये कहा था कि लगभग 20 लाख बांग्लादेशी दिल्ली एनसीआर में हैं। 2005-6 में उनका डेटा था, तकरीबन 20 लाख बांग्लादेशी सिर्फ दिल्ली एनसीआर में। मुंबई में, चेन्नई में या बेंगलोर में या हैदराबाद में, इन बड़े शहरों में कितने होंगे? तो ये अगर डेटा निकाला जाएगा तो करोड़ों इसकी संख्या होगी। तो करोड़ों को तो डिपोर्ट नहीं करते, जो पकड़ा गया वो चोर। तो शरीफुल का ये अपराध है कि वो इलीगल आ गया है साहब मुंबई। अगर इलीगल आ गया है तो आप उन्हें डिपोर्ट कर दीजिए। आप अब इलीगल, इसका उसकी एक चोरी पकड़ी गई कि वो इलीगली भारत में रह रहा है, अब उसके ऊपर सारे अपराध ठोक दो। चेहरा थोड़ा सा मिलान करके ठोक दो। अब फिंगरप्रिंट मिलान हुआ नहीं, चेहरा भी मिलान नहीं हो रहा है, बाप कह रहा है कि मेरा बेटा वो है नहीं जो तस्वीर दिखाया है। उधर जेल में, अब ये जेल में साबित करवाने की पूरी कोशिश हो रही है और ये साबित करवा देंगे, क्योंकि उधर सैफ करीना खुद को बचाने के लिए किसी भी एक्सटेंट तक जा सकते हैं। झूठ का पूरा वातावरण बना रहे हैं। अफसर जैदी नाम का व्यक्ति आकर के सफाई नहीं दे रहा है कि साहब उन्होंने मुझे कब फोन किया, और अफसर जैदी को डिटेन नहीं कर रही है पुलिस। क्यों नहीं कर रही है? क्योंकि वो अंग्रेजी बोलता है, वो उसका मैनेजर है। डोंट टच मी, डोंट फॉलो मी, आई डोंट अप्रिशिएट योर फॉलोइंग, ऐसे बोलता है अफसर जैदी रिपोर्टर्स को कि आप मुझे फॉलो कर रहे हैं, आई डोंट अप्रिशिएट। ओ क्यों? क्योंकि मैं तो राष्ट्रपति हूं साहब, मुझे क्यों फॉलो करोगे आप? अरे फॉलो करेगा ही तुम्हें, तुमसे पूछेगा ही, भाई तुमको कितने बजे फोन आया था बताओ, बताने में जा क्या रहा है? तो टोटल मामला फिशी है, और फिशी तो कंफर्म हो गया है। अब सवाल है कि पुलिस और सैफ अली खान और करीना अली खान कितनी जिंदगी को बर्बाद करेंगे। मुझे पूरा शक है कि ये शरीफुल इस्लाम की भी जिंदगी तबाह होगी। आखिर में कुछ नहीं मिलेगा, साहिद में कुछ नहीं मिला, आकाश कनौजिया में कुछ नहीं मिला। तो हमारे पास कहने के ये आधार हैं कि आपको शरीफुल इस्लाम में भी कुछ नहीं मिलेगा। और फिर तब आप क्या कहेंगे? क्या आपने आकाश के परिवार से माफी मांगी? क्या आपने आकाश को कोई मुआवजा दिया? वो जिस पेन और एगोनी से गुजर रहा है, उसके बदले में मुंबई पुलिस ने उसे कंपनसेट किया या हाथ धोकर के चला गया? क्या मुंबई पुलिस के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? क्या आप निर्दोष को पकड़ के आप उसको एक्सपोज कर देते हैं पूरी दुनिया में, उसका फोटो सर्कुलेट हो जाता है, गिरफ्तार हो गया, गिरफ्तार हो गया, गिरफ्तार हो गया साहब। तो आप ये जो डिफेम कर रहे हैं किसी व्यक्ति को, इस डिफेमेशन के लिए आपके खिलाफ क्या कार्रवाई होनी चाहिए? और क्या इस कार्रवाई में सैफ और करीना को भी घसीटा जाना चाहिए? कुछ नहीं हो रहा है। देयर इज नो रूल ऑफ लॉ। यहां जो जिसके पास पैसे हैं साहब, जिसका रसूख है, बस उसी की चलेगी। जो गरीब है उसकी नहीं चलेगी, उसकी कोई सुनने वाला नहीं है। जबरदस्ती किसी को उठाओ, उससे कोई चीज बुलवाओ। मैंने ये कहानी आपको पहले ही सुनाई थी, रिंग की कहानी, डायमंड रिंग की कहानी, कि कैसे पुलिस वाले ये करते हैं। और पुलिस ये करते नहीं है, ये प्रेसिडेंट है पुलिस का, ये सेट प्रेसिडेंट है कि पुलिस के ऊपर अगर इस तरह का कोई दबाव पड़ जाता है मीडिया का या और समाज और देश का, तो ऐसी स्थिति में अपनी खाल बचाने के लिए पुलिस इस तरह का काम करती रही है, और उसकी कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है। आप उनसे पूछ भी नहीं सकते हैं, कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है, क्योंकि उनके पास वर्दी है, उनके पास पावर है, आएगी और आपको अरेस्ट करके चली जाएगी, किसी भी धारा में आपको अरेस्ट कर लेगी, और फिर आप अरेस्ट होकर के आप जाइए कोर्ट जाइए। पुलिस को इतनी ताकत है कि आपको आएंगी, पकड़ के चली जाएगी, और आप कुछ नहीं कर पाएंगे, कुछ भी नहीं कर पाएंगे। चलता हुआ रोड सड़क से किसी भी व्यक्ति को उठा सकता है, और आखिर में आप हेल्पलेस होंगे, आपकी कोई सुनवाई नहीं होगी। बहुत अगर पुलिस वाले बहुत अच्छे होंगे तो आपको कहेंगे कि आई एम एक्सट्रीमली सॉरी। आपको याद होगा अमेरिका का वो मशहूर केस, जिसमें एक अमेरिकी पुलिस ऑफिसर ने एक ब्लैक की हत्या कर दी थी। मालूम है क्या हुआ वहां पे? एंटायर मशीनरी एंड द टॉप टू बॉटम, ऑल पुलिस ऑफिशियल्स, ऑल जो सिक्योरिटी ऑफिशियल्स थे, सबने
घुटनों के बल झुक करके माफी मांगी, पूरे देश से, पूरे राष्ट्र से माफी मांगी कि यह हमसे अपराध हुआ है, हमने एक निर्दोष की हत्या कर दी गलती से। यह चलन हमारे देश में कब शुरू होगा? कभी शुरू नहीं होगा, कभी ये शुरू होने भी नहीं देंगे। ये चरित्रहीन लोग जब तक टॉप पे जाते रहेंगे, ये राजनेता, ये करप्ट पुलिस ऑफिसर, ये करप्ट बॉलीवुड, ये करप्ट बिजनेस ओनर्स, ये इस देश को कभी आगे नहीं बढ़ने देंगे। इस देश में कभी रूल ऑफ लॉ आ ही नहीं सकता, आने नहीं देंगे। ये जो भी आप रूल ऑफ लॉ देख रहे हैं ना, ये एक आई वॉश है, ये आई वॉश है। जब तक आप इसके घेरे में नहीं आए हैं, तब तक आपको लगता है कि नहीं नहीं नहीं, जो मैं बोल रहा हूं वो गलत है। जिस दिन आप आ जाएंगे इसके घेरे में, आपको पता चल जाएगा। अगर नहीं तो जाइए किसी थाने में, आप जाइए किसी थाने में, आपको अंदाजा हो जाएगा। जाइए किसी अदालत में, कोर्ट में जाइए, आपको अंदाजा हो जाएगा। मैं आज 1.5 साल से कैंपेन कर रहा हूं दिशा सुशांत का, 1.5 साल से। अब जाकर के केस खुला है, लेकिन लोग तो मुझे पागल ही समझते होंगे। तो मित्रों, जब तक आप इस घेरे में नहीं आएंगे, आपके खिलाफ कुछ नहीं हो जाएगा, तब तक आपको यह यकीन नहीं होगा कि हमारे देश में रूल ऑफ लॉ नहीं है। जब चाहेगी पुलिस किसी को भी उठा करके जेल में बंद कर सकती है, वो इतना पावरफुल है। उनके पास हथियार है, उनके पास वर्दी है, उनके पास कानून का संरक्षण है। कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है, कोई जिम्मेदारी नहीं है कि अगर उनसे गलती हो जाए तो उन्हें पनिश कैसे किया जाए। इक्का दुक्का कहीं कहीं सुनते होंगे। अभी कुछ वीडियो वायरल होता है कि साहब जज ने पुलिस वाले को डांटा कि आपकी वर्दी उतरवा देंगे, आप कैसे एसपी बन गए, या कैसे इतने बड़े ऑफिसर बन गए। कुछ भी इस तरह की टिप्पणियां आप सोशल मीडिया पे देखते होंगे कि फलाने जज साहब ने कहा, फलाने जज साहब ने कहा। लेकिन सच्चाई यह है साहब कि रूल ऑफ लॉ नहीं है, और मुंबई पुलिस इस बात को साबित कर रही है कि हमारे यहां रूल ऑफ लॉ नहीं है, नहीं है, नहीं है। सैफ अली खान, करीना कपूर और मुंबई पुलिस न जाने कितनों की जिंदगी बर्बाद करेगी। लेकिन हम लोगों को चाक चौकन्ना रहना है, और इस तरह के जितने भी षड्यंत्र हैं, झूठ हैं, उसको एक्सपोज करते रहना है। उम्मीद है कि आपकी भी निगाहें, आपकी भी आंख और कान खुले होंगे, और इन बेईमानों पर नजर रखिए, जिन्हें आप स्टार बनाते हैं, जिन्हें आप स्टार कहते हैं। कई बार सोचिए, समझिए, ये स्टार नहीं है, ये नकली स्टार, ये नकली लोग हैं। आज अगर आकाश कनौजिया की जिंदगी पूरी तरह से तबाह हो गई, तो मुंबई पुलिस उसकी जिम्मेदारी नहीं ले रही है। क्या करीना खान कपूर और सैफ अली खान को यह नहीं कहना चाहिए कि हाँ भाई, हमारे केस की वजह से आपको पुलिस ने गिरफ्तार किया, मैं भी कहीं ना कहीं खुद को दोषी मानता हूं। तो ऑटो ड्राइवर को 11,000 रुपए दे दिया, तो सैफ अली खान और करीना ने फोन करके आकाश कनौजिया को कहा कि मेरी वजह से आपको परेशानी हो रही है, आई एम सॉरी। माफी ही मांग लेते, कम से कम उनको सांत्वना ही देते थे, उनके परिवार को फोन कर देते, या उनको कह देते कि मैं स्टार हूं, अगर आपकी कहीं नौकरी चली गई है, मैं फोन कर लेता हूं कि आपको गलत पुलिस ने उठाया। कुछ तो मानवीय संवेदना दिखाते। ये लोग कुछ नहीं दिखाएंगे। कौन किसको पकड़ रहा है, क्या लेना देना साहब। मीडिया में खबर चल गई, कौन पकड़ा गया, गरीब था, ड्राइवर था, वो खत्म हो गया, उसकी नौकरी चली गई, फिर नौकरी हो जाएगी। ये बात नहीं है। बात है एक सिटीजन की संवेदना का, उसके सिटीजनशिप का, उसके उस वैल्यू सिस्टम का, कि वो व्यक्ति क्या वैल्यू इम्बाइब करता है, वो क्या वैल्यू कैरी करता है, और वो क्या वैल्यू समाज को थ्रो कर रहा है। ये स्टार हैं, बड़े स्टार हैं, इनको लोग देख करके इनकी राह पर चलते हैं। तो अगर ऐसा आचरण करेंगे तो हमारा समाज भी वैसा ही आचरण करने लगेगा। तो क्या सैफ और करीना को नहीं चाहिए कि आकाश के घर वाले को फोन करके सांत्वना दें, और उन्हें कहें कि हमारी वजह से जो आपको तकलीफ हुई है, हम इस तकलीफ में आपके साथ हैं, और हम अपने तरफ से जितनी मदद हो सकती है हम करेंगे। करना चाहिए। पुलिस को भी फोन करना चाहिए, और पुलिस को यह ख्याल रखना चाहिए साहब कि ईमानदार ईमानदार इन्वेस्टिगेशन करके जो असल गुनहगार है उन्हें गिरफ्तार करिए। ऐसा नहीं कि दबाव में आप जिसको मर्जी उसी को उठा लें, क्योंकि हमको 72 घंटे 48 घंटे में पकड़ लेना है चोर को। घंटा महत्वपूर्ण नहीं है। घंटा महत्वपूर्ण है कोरोबरेट करके सही व्यक्ति को गिरफ्तार करना, जो उस घटना के लिए जिम्मेदार है।
ये नहीं कि 72 घंटे में 32 घंटे में हमने क्रैक कर दिया, ये महत्वपूर्ण नहीं है। आप 1 महीने के बाद पकड़िए, कोई दिक्कत नहीं है। आलोचना होगी, होगी, लेकिन आप कहें कि देखिए मैं निर्दोष को नहीं पकड़ सकता हूं, मैं किसी निर्दोष को नहीं पकड़ सकता, क्योंकि एक निर्दोष की जिंदगी अगर चली जाए, आपके कानून में ही कहता है कि 1000 दोषी को सजा हो जाए, कोई दिक्कत नहीं, किसी एक निर्दोष को सजा नहीं होनी चाहिए। ये तो हमारी फिलॉसफी है, ये हमारे रूल ऑफ लॉ की फिलॉसफी है। फिर आप निर्दोष को पकड़ते जा रहे हैं, निर्दोष को दोषी जबरदस्ती बनाते जा रहे हैं, उनकी जिंदगी तबाह करते जा रहे हैं। कृपा करके ऐसा मत कीजिए, उनकी जिंदगी को बचाइए। गरीब लोगों की, छोटे लोगों की भी जिंदगी होती है, उन्हें बचाने की कोशिश कीजिए। अगर शरीफुल शहजाद इसमें दोषी है तो उन्हें सजा दीजिए, बिल्कुल सजा दीजिए। आप फैक्ट साबित कीजिए, अदालत में आपको साबित करना पड़ेगा। अगर नहीं कर सके तो आपको उल्टा भुगतना पड़ेगा। कानून में ना भी कोई आपको कानून के घेरे में लाए, लेकिन देश और समाज की नजर में आप दोनों गिर जाएंगे, सैफ और करीना भी और मुंबई पुलिस भी। बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार।